नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक दोपहर 2 बजे की खबरों में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें। 22 सितंबर तक अब रिया चक्रवर्ती को भाईखला जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि अब 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल में ही रहेगी। आज मुंबई के सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती के साथ ही शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को भी जमानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि आरोपियों की दलील पर एनसीबी की दलीलें भारी पड़ी है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन के तार को खंगालकर एनसीबी अब उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी में है जो नाम पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने लिए थे। इस लेकर एनसीबी ने डॉजियर भी तैयार किया है। आपको बता दें, इस डॉजियर में 25 वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जो कि बॉलीवुड के बड़े नाम, बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं। अब एनसीबी उन पर दबिश डालने की बात कर रही है और पूरी तैयारी इसे लेकर है। लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें कि अगले हफ्ते यानी कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं रिया चक्रवर्ती के वकील। इस वक्त हमारे साथ सरकारी वकील अतुल सरपांडे मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स थे जिसके बिना पर आज बेल रिजेक्ट हुई है रिया चक्रवर्ती और बाकी? अभी आज ग्राउंड्स तो उन्होंने नहीं बताया है, जस्ट आपने खाली ऑपरेटिव पार्ट डिक्लेयर किया है और उन्होंने कहा है कि सबके सब 6 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। अच्छा सर, आप लोग की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी कि क्यों इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग का दलील ये था कि इन्होंने फाइनेंस किया है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट है और वो एंगल अभी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है और हमारे पास 60 दिन या 180 दिन हमारे पास है और अभी की स्टेज जो है ये इमेच्योर है जहाँ पे बेल एप्लीकेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इमेच्योर स्टेज होने के कारण यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा हमारा कहना था। सर, रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बताई गई हैं। इस वक्त क्या क्या ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर आप लोग केस आगे बढ़ाना चाहेंगे? आप लोगों ने रिया को मुख्य आरोपी किया है, लेकिन हमारे लिए एक और 2 जिनके पास से 59 ग्राम मिला था वो मेन आरोपी है। वहाँ से ये कड़ी चालू हो गई है और कितने कहाँ तक जाएगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए उनको बेल मिलता है तो क्या है, क्योंकि एक जो उनकी तरफ से ग्राउंड था कि कायजान इब्राहिम जो है उसको तो बेल मिल गई थी पहले। कैंसिलेशन की हम लोग आ गए। आप लोग कायजान इब्राहिम का कैंसिलेशन करा रहे हैं? फाइल कर दिया हमने, ऑलरेडी फाइल किया है। अच्छा सर, आगे ये लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं, वहाँ पर भी क्या आप लोग अपोज करेंगे? क्या ग्राउंड्स रहेंगे वहाँ पर? हाई कोर्ट में क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद मैं हाई कोर्ट में नहीं हूँ। Therefore I can't say anything. NCB will be in a position to say something. सर, रिया चक्रवर्ती और शौविक के बारे में बस बता दीजिए आप कि क्या ऐसे सबूत हैं इस वक्त जो कि उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, फाइनेंस की डिटेल्स और I can't discuss right now. और स्टेटमेंट्स को लेकर जो बात है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया कि एनसीबी ने जबरदस्ती बयान दर्ज किया। नहीं, वो रूटीन रहता है। इट इज़ अ रूटीन प्रोसीजर टू रिट्रैक्ट स्टेटमेंट। दे हैव रिट्रैक्टेड इट, नथिंग मोर देन दैट। इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच। और सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से जुड़े हैं हमारे 2 संवाददाता। हमारे साथ हैं श्रुति सीधे रिया के घर से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद ओझा सेशंस कोर्ट से। सबसे पहला सवाल अरविंद आपसे, एनसीबी के वकील सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने तरफ से जो दलील दी उसमें एक जो बहुत अहम बात उन्होंने कही कि अभी भी क्रिमिनल ग्राउंड जो है वो बना हुआ है। ये बेसिस अभी भी रिया के साथ सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी बात उन्होंने कही जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए सुबह से सेशन कोर्ट ये जो मुंबई का है यहाँ पर आप सामने की तरफ देख पा रही हैं, इसी पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। खासकर रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उनकी भी निगाहें बनी हुई थी, साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं उनकी भी निगाहें बनी हुई थी। और अदालत में बाकायदा जब बहस चल रही थी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि देखिए अभी जांच जो है वो इनिशियल स्टेज पर है, कई एंगल अभी खंगाले जाने बाकी हैं। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत से अपील करती है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती हैं, उसके अलावा जो तमाम आरोपी हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाए। जबकि जो बचाव पक्ष का वकील था, जो रिया चक्रवर्ती के वकील थे, जो जैसे कि हर आरोपी का वकील कहता है अदालत में, उन्होंने भी दलील दी कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनसे जबरन बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज करवाया। तो ये तमाम तीखी बहस हुई, जिसके बाद सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज तकरीबन 12 बजे के लगभग अदालत ने फैसला सुनाया कि तमाम जो आरोपी हैं उनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है। आपको यहाँ पर बता दूं कि दरअसल जो केस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा इसमें ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार किए हैं,
उसके बाद ड्रग्स पेडलर की जो गवाही है, सुराग है, उसके आधार पर शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत के स्टाफ दीपक सावंत, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। तो पूरा फाइनेंशियल ट्रेल जो है, रिया के अलावा सभी 6 के 6 आरोपी जो है, किसी को भी बेल नहीं मिली है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, जिस बेल की उम्मीद कर रही थी रिया चक्रवर्ती या बाकी के लोग, उन्हें किसी को भी बेल नहीं मिली है। मुनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं वहां से, मुंबई से सीधे। मुनीश, बहुत बड़ी बात यहां पर यह अब देखने वाली होगी, हालांकि अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि रिया के वकील हाईकोर्ट मूव करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात, रिया की जितनी भी दलीलें थी, उनकी तरफ से जितनी भी दलीलें दी गई थी, आज सेशंस कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दी। जी बिल्कुल, 2 दलीलें उनकी तरफ से दी गई थी। पहली तो ये थी कि इस मामले में उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, जब भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो सहयोग करेंगे और उनको बेल मिल जानी चाहिए। दूसरी उनकी दलील थी कि इस मामले में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने उनका ज़बरदस्ती बयान लिया हुआ है और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था एनसीबी के ऊपर, लेकिन अदालत जो है उसने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। और किस बिना पर खारिज किया? पहला ये कि उनके खिलाफ जो व्हाट्सएप चैट के रिकॉर्ड्स थे वो, दूसरा खुद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, और इस मामले में सुशांत के लिए काम करने वाले दीपेश सावंत, और उसके अलावा जो तीसरा शख्स है उसमें सैमुअल मिरांडा, इन तीनों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में बयान दिया। जो केस एनसीबी ने बनाया हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मामला सिर्फ कंजम्पशन को लेकर नहीं था कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिया है या नहीं लिया है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस मामले में जो रिया चक्रवर्ती हैं वो पूरा का पूरा जो ड्रग्स का ये रैकेट चल रहा था, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जा रहा था, उससे वो जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं किंगपिन है। और जो एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबूत उनको मिला हुआ था वो यह था कि इस मामले में फाइनेंशियल ट्रेल मिला हुआ है, यानी कि रिया चक्रवर्ती ने उस ड्रग्स के लिए पैसे दिए हुए थे। तो इन सारे बिना को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जो रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती, इनकी बेल तो खारिज की और यह भी कहा कि अगर इनको रिहा किया जाता है तो ये जांच में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर सकते हैं। जांच में अड़चन पैदा कर सकती है। एनसीबी के वकील ने अभी भी ये साफ तौर पर कहा है कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं ये लोग, इसलिए इन तमाम लोगों की बेल को खारिज कर दिया जाए। श्रुति रिया के घर से सीधे हमारे साथ बनी हुई है। श्रुति, आज कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि घर में कुछ चहल पहल वहां पर कुछ देखने को मिलेगी, क्योंकि हो सकता है एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी कि शायद रिया को बेल मिल जाए, शायद रिया घर आ पाए, लेकिन जितनी भी दलीलें दी गई थी वो खारिज हो गई हैं और आखिर आगे 22 तारीख तक तो कम से कम रिया नहीं आ सकती। बिल्कुल श्वेता, रिया को 22 सितंबर तक तो अब वो बाहर नहीं निकल सकती, वो जेल में पहुंच चुके हैं। लेकिन हम बात करें, इस वक्त हम रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ही और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। एनसीबी की टीम सुबह 6:40 पर आती है, फिर अपने साथ शौविक चक्रवर्ती को लेकर जाती है। 3 दिन तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाती है और उसके बाद ट्यूसडे को रिया चक्रवर्ती को एनसीबी अपनी कस्टडी में ले लेती है 14 दिन के लिए। 22 सितंबर वो तारीख है जब तक रिया चक्रवर्ती कस्टडी में होगी। इस बीच में उनके वकील जो है वो एक अर्जी लगाते हैं जो फेल होती है, दूसरी बार अर्जी लगाते हैं जो फेल होती है। इस बार मतलब दूसरी जो लगी थी खारिज की गई है और अब कहा जा रहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन ये बात भी महत्वपूर्ण है कि आज शुक्रवार हो चुका है, ऑलरेडी टाइम काफी बीत चुका है। अब हो सकता है कि 2 दिन का वक्त ले और सीधे मंडे को अर्जी लगाएं या फिर मंडे तक पोस्टपोन हो ये पूरी चीज। बिल्कुल अरविंद, सीधे आपके पास आना चाहेंगे इस पूरे मामले में। अब देखिए किस तरह से ये पूरी कड़ी जो है आगे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले रिया ने साफ तौर पर इनकार किया था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, तमाम तरह की बातें। अब एनसीबी को भी ये कह रही है कि एनसीबी ने दबाव डलवाकर उनसे लिखवाई है अपनी बातें, लेकिन आज सेशंस कोर्ट ने हालांकि ये सब कुछ खारिज कर दिया। क्या लगता है आगे मुसीबत और बढ़ने वाली है रिया के लिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट बोलने वाले या फिर उनकी किस तरह से संलिप्तता थी इस पूरे मामले में, उसके लिए शौविक खुद उनका भाई काफी है, सैमुअल मिरांडा काफी है। जी बिल्कुल, देखिए मुश्किल तो बड़ी है और सीधे आशुतोष भी चूंकि यहाँ पर मौजूद थे, एक कमेंट हम आशुतोष से जरूर लेंगे। आशुतोष, मुश्किलें तो बड़ी हैं, रिया के वकील ने मैसेज किया, क्या बोला उसने? देखिए सबसे बड़ी बात ये थी जो सतीश मनचिंदे ने कहा कि हम जो ऑर्डर है उसका इंतजार करेंगे और जैसे ही फैसला आता है उसके बाद, क्योंकि तैयारियों का समय लगेगा। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये कहना कि दरअसल जो ऑर्डर की कॉपी है उसे आने में सोमवार तक का समय लग सकता है, तो ये तो तय है कि अगले 4 दिनों तक रिया जो है अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी। 4 दिनों तक रिया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में रहेंगी। और आशुतोष आपको सीधे सीधे बता रहे थे, सतीश जो मानसिंदे उनका कहना मुंबई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो पॉश इलाके में रिया चक्रवर्ती रहती थी, फिलहाल भाई खुला की जो जेल है उसकी सलाखों के पीछे ही रहेंगी। श्वेता, बिल्कुल अरविंद बने रहे हमारे साथ और आपको अब हम सुनाते हैं आरोपी दीपेश और साथ ही जैद के वकील का
क्या कहना है इस पूरे मामले में, आइए सुनते हैं। दीपेश सावंत इस पूरे केस में सबसे अहम कड़ी थे और अली उनकी ओर से इस पूरे हियरिंग में आगे थे। अली जो दीपेश सावंत के वकील हैं। सबसे जो बड़ी फांस इस पूरे केस में, सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या नजर आई? इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल यही नजर आई कि अभी ये कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है कि ऑल द अक्यूज्ड आर इन दिस टुगेदर, और ये बड़ा ड्रग सिंडिकेट बताया जा रहा है। अभी इसके अंदर ज्यादा कुछ मुश्किल तो है नहीं कि जितने भी सेक्शन एप्लीकेबल है हमारे क्लाइंट के ऊपर सब बेलेबल सेक्शन है, उसके अंदर कोई नॉन बेलेबल सेक्शन है। दीपेश सावंत पर बेलेबल थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती और शौविक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 27 है जो नॉन बेलेबल है। बट यू कैन नॉट बी श्योर कि अभी क्या वजह से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। आज अभी हमको सिर्फ यही बताया गया है कि ऑल दी बेल एप्लीकेशन एट दिस मोमेंट 6 के 6 रिजेक्ट कर दिए। पहला कारण जो मुझे समझ में आता है कि एक तो ये नॉन बेलेबल धाराएं जो रिया और शौविक पे लगाई गई हैं, लेकिन दूसरा बहस आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है? क्या ऐसी कोई वजह की एनसीबी ने चूंकि ये कहा कि केस प्राइमा फेसाई है? दूसरा ये वजह हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। अभी एनसीबी जैसे ऐसे बता रही थी, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि अभी अगर अक्यूज को छोड़ दिया जाए तो अक्यूज उनके एनसीबी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनसीबी, उन्होंने ये कंटेंशन दिया था, कोर्ट में अपनी दलीलों में बताया था। अकॉर्डिंग टू एनसीबी ने ये कंटेंशन दिया है कि जो कुछ अक्यूज ने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं, अगर उनको बाहर छोड़ दिया गया तो वो जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अवेयर हो जाएंगे। केस प्रभावित हो सकता है। केस प्रभावित क्या तो केस प्रभावित हो सकता है, इसलिए जितने भी 6 के 6 आरोपी हैं उन्हें आज बेल नहीं मिली। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कंगना और शिवसेना की लड़ाई में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस घमासान में ड्रग्स और दाऊद की एंट्री भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने शिवसेना को घेरा और कहा कि कंगना का दफ्तर तोड़ा, लेकिन मुंबई में दाऊद के घर को क्यों छोड़ा। उधर कंगना के खिलाफ ड्रग्स के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई पुलिस अब जांच करेगी इस पूरे मामले की। आपको बता दें कंगना की मां भी सामने अब आ गई हैं। उन्होंने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला है। कंगना मामले पर आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले राज्यपाल से मिले। इस बीच कंगना ने उद्धव के बाद सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25 हजार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतने कहना चाहता हूं, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इशू है उससे इंपॉर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? कंगना के दफ्तर तोड़े जाने पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने पल्ला झाड़ लिया। शरद पवार ने कहा है कि यह बीएमसी का मामला है। कैसे देखते हैं पूरी कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं। जो कोई क्या रेसिडेंस या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए, ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो इसके दूर जाने का काम नहीं किया। तो कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आया है। और महानगर पालिका ने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी का डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन है और इसलिए आज इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को इनके ऊपर ही है।
कंगना रनौत और शिवसेना के बीच की लड़ाई अब सोनिया गांधी तक आ गई है। कंगना ने ट्वीट कर सीधे सोनिया गांधी से सवाल किया, पूछा कि एक महिला होने के नाते क्या उन्हें महाराष्ट्र सरकार के बर्ताव पर गुस्सा नहीं आता। कंगना ने ट्वीट में लिखा कि क्या वो अपनी सरकार को संविधान का पालन करने के लिए नहीं कह सकती। कंगना ने सोनिया गांधी की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। क्या आप खामोशी से ये सब देखती रहेंगी? सीधे तौर पे कंगना ने सवाल किया है सोनिया गांधी से। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, एक महिला को परेशान किया जा रहा है, आप दखल देंगी? मेरे साथ हो रहे बर्ताव पर महिला होने के नाते आपको गुस्सा नहीं आता? ये वो सवाल है जो कंगना ने अपने ट्विटर के माध्यम से सीधे तौर पर सोनिया गांधी से पूछा। क्या आप अपनी सरकार को नहीं रोक सकती? क्या आप खामोशी से देखती रहेंगी? कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें, लेकिन अध्ययन सुमन का कहना है कि उन्हें इस विवाद में ना घसीटा जाए। जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी, उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। आज तक ने थोड़ी देर पहले कंगना की मां आशा रनौत से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। कंगना के स्टैंड को लेकर, जो कंगना ने अपना स्टैंड लिया है, आप क्या कहेंगी? कंगना ने अपना स्टैंड बहुत सही लिया है और उसने सच्ची बातें बोली है। पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है। और जितनी भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा अपना देश है हिमाचल, पूरी उसकी पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना, निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इतने देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसे सरकार है? क्यों एक बेटी से जो बाहर से आई और उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी अन्याय हुई है? क्यों एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं? ये क्या सरकार है? इसको सरकार बोलते हैं? ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है और क्या है ये? इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहां रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके, उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहां गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं, आज पूरा भारत देख रहा है मेरी बेटी को कि उसने पैसा कैसे इकट्ठा किया। इनको तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके ऊपर ये इतना घमंड और इतना अत्याचार कर रहे हैं। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला लेकिन हौसला नहीं टूटा है। कंगना सीधे हुकूमत से पंगा ले रही हैं। मुंबई में रहकर मुंबई के किंग को ही चुनौती दे रही हैं। कंगना ने बता दिया है कि वो मलबे पर आंसू बहाने वाली नहीं है, बल्कि उसी जगह से बुलंद इमारत बनाने की हिम्मत रखती हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है?
हर तरफ मलबा है, टूटे फर्नीचर हैं। कभी सोचा नहीं था कि सपनों के दफ्तर का ये हाल होगा। गाड़ी मेहनत की कमाई से खड़ी इमारत इस तरह बिखर जाएगी। अपने टूटे फूटे दफ्तर को देखकर कोई भी टूट जाए, लेकिन कंगना नहीं टूटी, बिखरी नहीं। मलबों के बीच खड़ी कंगना के इरादे अब भी बुलंद हैं, सपने अब भी आसमान जैसे हैं, आंखों में आक्रोश है, जुबान पर जंगे ऐलान है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने सीधे सीधे चुनौती उस ठाकरे परिवार को दी जिसे मुंबई का बादशाह माना जाता रहा है। कभी ठाकरे परिवार के आगे बड़े बड़े हाजिरी लगाते थे। आज उसी परिवार का बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, उन्हीं की हुकूमत है। लेकिन दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कंगना उनकी ताकत को मलबे तक खींच लाई। तुम्हारे पिता के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना ने दफ्तर को हथौड़े से मलबा मलबा करने वाले बीएमसी को अदालत तक खींचा। नुकसान की भरपाई का बिल बता दिया, 2 करोड़ के नुकसान का ब्यौरा थमा दिया। अब हर्जाना वसूलने की तैयारी है। जिस टाइम पे ये रिट बना था उस टाइम पे तोड़मताड़ी नहीं हुई थी। जिस टाइम में रिट फाइल हुआ था उस टाइम तक भी उन्होंने शुरू नहीं किया था तोड़ना, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई फिगर नहीं है। डैमेज का असेसमेंट मैं चाह रहा था कि क्लाइंट आके एक बार देखें और बताएं। फिर भी जो मुझे अंदाजा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाजा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है, क्योंकि उन्होंने जो तोड़ा है वो आर्टिफैक्ट्स और जो फर्नीचर तोड़ा है, मूवेबल फर्नीचर, जो मैं कई दफा कल भी बताया कि म्यूनिसिपल कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती है कि आपके घर में जो मूवेबल आइटम्स है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई तो 22 सितंबर तक टल गई है और तब तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। यानी न कुछ बनेगा न कुछ बिगड़ेगा। लेकिन कंगना और शिवसेना की लड़ाई हर गुजरते वक्त के साथ तीखी होती जा रही है। जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। कंगना की मर्दानी वाली तेवर के आगे शिवसेना का उबलता खून ठंडा पड़ने लगा। अब तो शिवसेना इस एपिसोड को ही खत्म करने में लगी है। कोई सरकार ने जो एक्शन लिया है, मैंने भी टीवी पे देखा है, वो सरकार, देखो सरकार है, बीएमसी है, एक अलग संस्था है, उसमें आप मुझे मत जोड़िए। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है तो सरकार की तरफ से काम किया होगा, तो क्या हो गया? शिवसेना कानून कंट्रोल नहीं करती ना। कंगना ने मुंबई में अपने दफ्तर की कीमत पर सीधे महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया है। दिल्ली से समर्थन मिलते ही कंगना और भी आक्रामक होती जा रही है। बीजेपी और आरएसएस खुलकर कंगना के साथ आ गए हैं। यहाँ तक कि शरद पवार भी बुलडोजर वाले फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में ठाकरे सरकार को भी लगने लगा है कि आखिरकार किससे पंगा ले लिया। पंकज उपाध्याय के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक।